सोचिए, अगर जिस आदमी के साथ आप सालों से रह रहे हो, जो आपके बच्चे का पिता हो, वही इंसान असल में एक खतरनाक कातिल निकले तो। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़ी यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, फिर उसकी पत्नी और बच्चों को भी रास्ते से हटा दिया और हर बार नया नाम, नई पहचान बनाकर लोगों की जिंदगी में घुसता रहा। सालों तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन एक दिन उसकी ही पत्नी को घर के एक बक्से में कुछ ऐसे कागज मिले जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी हिला कर रख दी। उन कागजों में छिपा था ऐसा राज जो अगर सामने ना आता तो शायद और भी कई जिंदगियां खत्म हो जाती। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं खूनी किस्सा। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अलग अलग नामों से जीता रहा, लोगों को अपने जाल में फंसाता रहा और पीछे छोड़ता गया सिर्फ मौत और रहस्य। आखिर कौन था ये आदमी, कितने लोगों की जान जा चुकी थी इसके हाथों, और कैसे एक पत्नी के शक ने खोल दी खौफनाक सीरियल किलर की पूरी सच्चाई। आइए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और ग्वालियर से जुड़ी यह कहानी 31 दिसंबर की एक घटना से शुरू होती है। असल में इस कहानी का असली मोड़ 14 मार्च 2022 को आता है, जब ग्वालियर की रहने वाली एक महिला जिसका नाम अनामिका था, झांसी रोड थाने में पहुंचती है। वह पुलिस को कहती है कि उसका पति उसे बहुत मारता पीटता है, उसे लगातार टॉर्चर करता है और वह उससे बेहद परेशान हो चुकी है। इतना ही नहीं, अनामिका का कहना था कि उसके पति ने कई बार उसकी जान लेने की भी कोशिश की है। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह आम पति पत्नी का झगड़ा है, ऐसे मामले अक्सर थाने तक पहुंचते रहते हैं, इसलिए पुलिस ने सोचा कि दोनों को बुलाकर समझा दिया जाएगा। पुलिस ने अनामिका से कहा कि वह शिकायत लिखित में दे दे, आगे जांच कर ली जाएगी, लेकिन अनामिका बार बार एक ही बात दोहराती रही, मामला सिर्फ घरेलू झगड़े का नहीं है। उसने पुलिस को कहा कि करीब 3 महीने पहले उसे उसके पति के कुछ दस्तावेज मिले थे, जिन्हें देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका पति वैसा इंसान नहीं है जैसा वह खुद को दिखाता है। अनामिका ने पुलिस को बताया कि घर की सफाई करते समय उसे उसके पति के एक बक्से में कुछ दस्तावेज मिले थे। उन दस्तावेजों में अलग अलग नाम, पहचान और कुछ अजीब तरह की जानकारियां लिखी हुई थी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे शक हुआ कि उसका पति किसी बड़े अपराध में शामिल हो सकता है। उसने पुलिस से कहा कि उसे पूरा शक है कि उसका पति एक सीरियल किलर हो सकता है, और इसी वजह से वह डर गई, क्योंकि उसे लगता था कि उसका पति भी उसे जान से मार सकता है। शुरुआत में पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद यह किसी पति पत्नी के झगड़े का मामला है और पत्नी अपने पति को फंसाने की कोशिश कर रही है। फिर भी अनामिका बार बार पुलिस अधीक्षक तक जाकर शिकायत करती रही और कहती रही कि वह सच बोल रही है। उसने पुलिस को बताया कि जिन दस्तावेजों को उसने देखा उनमें कुछ पैसों के लेन देन का भी जिक्र था। कुछ कागज ऐसे थे जिनमें यह पता चलता था कि उसके पति की कई जगहों से लेन देन हुआ है और रकम लाखों में है। इन कागजों में कुछ ऐसे भी संकेत मिले थे जिनमें पता चलता था कि उसका पति का नाम पहले ही पुलिस रिकॉर्ड में आ चुका है। कहीं मारपीट का मामला दर्ज था तो कहीं किसी तरह के विवाद का जिक्र था। अनामिका की बात सुनकर पुलिस को थोड़ा शक हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर इन दस्तावेजों में कुछ सच्चाई है तो इनकी जांच करनी चाहिए। इसके बाद पुलिस ने झांसी रोड थाने के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। साथ ही दूसरे थानों में भी सूचना कर दी। श्री राजेंद्र मेहरा नाम के एक व्यक्ति के बारे में पुराने रिकॉर्ड चेक किए जाएं। जब पुलिस ने फाइलें देखनी शुरू की तो करीब 5-6 साल पुराना एक मामला सामने आया, जिसमें इसी नाम के व्यक्ति के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज थी। इसके बाद एक और रिकॉर्ड मिला जिसमें करीब 36 लाख रुपए की धोखेधड़ी का मामला दर्ज था। अब पुलिस को लगने लगा कि अनामिका की बात पूरी तरह से गलत नहीं हो सकती। जिन बातों को पहले वह सिर्फ एक घरेलू विवाद समझ रही थी, अब उसमें सच्चाई झलक दिखाई देने लगी थी। धीरे धीरे पुलिस के सामने यह साफ होने लगा कि जिस आदमी को अब तक वह एक सामान्य व्यक्ति समझ रही थी, उसके पीछे शायद एक बहुत बड़ा और खतरनाक सच छिपा हुआ है। पुलिस को अभी तक कुछ ऐसा पक्का सबूत नहीं मिला था जिससे यह साफ हो कि राजेंद्र मेहरा सच में एक सीरियल किलर है, लेकिन 2-3 पुराने रिकॉर्ड और कुछ ऐसे दस्तावेज जरूर मिले थे जो कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अनामिका जो कह रही है उसमें सच्चाई है। इसलिए पुलिस ने अनामिका से कहा कि वह शुरुआत से पूरी कहानी बताए कि उसकी मुलाकात उसके पति से कैसे हुई थी और उसकी शादी तक बात कैसे पहुंची। अनामिका ने बताया कि साल 2014 में वह ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। उसी ट्रेन में उसकी मुलाकात एक नौजवान से हुई जिसने अपना नाम राजेंद्र मेहरा बताया। दिल्ली का सफर बहुत लंबा था, इसलिए रास्ते में दोनों के बीच
बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और उन्हें लगा कि दोनों की सोच काफी मिलती है। बातों बातों में राजेंद्र ने उससे पूछा कि वह दिल्ली क्यों जा रही है। अनामिका ने बताया कि वह नौकरी की तलाश में जा रही है। यह सुनकर राजेंद्र ने कहा कि वह ग्वालियर का रहने वाला है, भोपाल में भी रह चुका है और दिल्ली में उसके कुछ जानने वाले लोग हैं। उसने भरोसा दिलाया कि वह दिल्ली में पहुंचकर उसकी मदद करेगा और नौकरी दिलाने की कोशिश करेगा। सफर खत्म हुआ। जब दोनों दिल्ली पहुंच गए तो राजेंद्र ने सच में अपना वादा निभाया। उसने अनामिका को एक नौकरी दिलवा दी। एक अजनबी जिसकी मुलाकात सिर्फ ट्रेन में हुई थी, उसने इतनी बड़ी मदद कर दी। यह देखकर अनामिका उस पर काफी प्रभावित हो गई। इसके बाद दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा। दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और समय के साथ दोनों के बीच प्यार भी हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। अनामिका ग्वालियर के एक बड़े ट्रांसपोर्टर की बेटी थी। वह पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। राजेंद्र उससे लगातार मिलता रहा और एक दिन उसने एक शख्स से भी अनामिका की मुलाकात करवाई जिसका नाम कुलदीप मेहरा था। राजेंद्र ने उसे अपना पिता बताया और बाद में अनामिका के परिवार से भी उसी तरह मिलवाया। जब दोनों परिवारों को सब कुछ ठीक लगा तो आखिरकार साल 2018 में अनामिका और राजेंद्र की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों ग्वालियर की एक कॉलोनी में रहने लगे। उस समय तक सब कुछ सामान्य और खुशहाल लग रहा था। राजेंद्र के पास पैसों की कमी भी नहीं थी और कुछ समय बाद उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। लेकिन बेटे के जन्म के बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। राजेंद्र का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा और कई बार अनामिका के साथ मारपीट भी करने लगा। घर में झगड़े बढ़ते गए और रिश्ते में तनाव लगातार गहराता गया। हालत इतनी खराब हो गई कि साल 2022 की शुरुआत में अनामिका ने मजबूर होकर अपने पति का घर छोड़ दिया और अपने पिता के घर आकर रहने लगी। जब अनामिका ने अपने पति का घर छोड़ने का फैसला किया, उससे ठीक पहले वह अपने सामान को समेटने लगी। घर में रखे बक्सों और अलमारियों को खोलकर वह अपना सामान पैक कर रही थी। इसी दौरान एक बक्से में उसे राजेंद्र मेहरा के कुछ दस्तावेज मिले। शुरू में उसे उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्हें गौर से देखा तो वह चौंक गई। कुछ कागजों में राजेंद्र मेहरा लिखा हुआ था, कहीं राजेश मेहरा तो कहीं सिर्फ राजेश। अलग अलग पहचान पत्र और दस्तावेजों में अलग अलग नाम देखकर अनामिका को शक हुआ कि आखिर उसके पति के इतने सारे नाम क्यों हैं। उसने उन कागजों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उन दस्तावेजों में कुछ ऐसे भी कागज थे जिनमें यह अंदेशा था कि उसका पति किसी गंभीर अपराध में शामिल हो सकता है। यह सब देखकर अनामिका डर गई। उसे लगा कि ऐसे घर में रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। उसी रात दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ और वह गुस्से और डर के बीच अपना सामान छोड़कर सीधे अपने पिता के घर चली गई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मार्च के महीने में एक दिन अनामिका किसी काम से घर से बाहर निकल रही थी। तभी राजेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंच गया। उन्होंने जबरदस्ती अनामिका को कार में बैठाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे जबरन कहीं जा रहे हो। अनामिका को उस वक्त लगा कि शायद वह उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। किस्मत से वहां आसपास कुछ लोग मौजूद थे। उसी मौके का फायदा उठाकर अनामिका किसी तरह उनके चंगुल से छूट गई और भागकर अपने पिता के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपने पिता को पूरी घटना बताई। उसके पिता ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। 14 मार्च को अनामिका झांसी रोड थाने पहुंची और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस को वे दस्तावेज भी दिखाए जो उसे घर के बक्से में मिले थे। अब मामला सिर्फ घरेलू झगड़े का नहीं रह गया था। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने राजेंद्र मेहरा के पूरी पृष्ठभूमि खंगालनी शुरू की। अनामिका से उसे मुलाकात, दोस्ती और शादी तक की कहानी सामने आ ही चुकी थी। लेकिन इससे पहले उसकी जिंदगी में क्या हुआ था, यह सब भी एक रहस्य था। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाया तो सबसे पहले राजेंद्र मेहरा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उससे कड़ाई में सवाल किए गए। कुछ देर तक वह चुप रहा, लेकिन आखिरकार उसने बोलना शुरू किया और जब उसने अपनी कहानी बताई तो पुलिस के सामने एक ऐसा सच आया जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल जिस आदमी को लोग राजेंद्र मेहरा के नाम से जानते थे, उसका असली नाम न तो राजेंद्र था और न ही मेहरा। उसका असली नाम राजेश कुमार था। वह सिर्फ 12वीं तक पढ़ा था और ग्वालियर का रहने वाला था। ग्वालियर में उसका चाल चलन अच्छा नहीं माना जाता था। वह अक्सर इधर उधर घूमता रहता था, बड़े बड़े सपने देखता था, लेकिन उसके पास कोई स्थायी काम या पैसे नहीं थे। इसी दौरान उसकी दोस्ती मनोज नाम के एक व्यक्ति से हुई। राजेश का मनोज के घर आना जाना शुरू हो गया। मनोज के परिवार में उसकी पत्नी गीता और उसके 3 बच्चे थे। धीरे धीरे घर में आते जाते राजेश की नजर मनोज की पत्नी गीता पर पड़ने लगी। गीता उम्र में राजेश से करीब 10 साल बड़ी थी, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी।
यह रिश्ता धीरे धीरे एक अवैध संबंध में बदल गया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि कई बार उन्होंने साथ जिंदगी बिताने की बातें भी की। लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा मनोज था। मनोज के पास अच्छी खासी संपत्ति और पैसा भी था। लालच और जुनून में डूबे राजेश और गीता को अपने प्यार की जाल में पूरी तरह फंसा लिया। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक फैसला किया। अगर उन्हें साथ रहना है तो मनोज को रास्ते से हटाना होगा। एक दिन जब मनोज और राजेश साथ बैठकर शराब पी रहे थे, तभी मौका देखकर राजेश ने उसकी हत्या कर दी। इस पूरे षड्यंत्र में गीता भी शामिल थी। वह इस योजना की पूरी तरह वाकिफ थी और कहीं न कहीं इस अपराध में भागीदार भी बन चुकी थी। राजेश ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया और फिर उसकी लाश झांसी के पास एक नदी में फेंक दिया। लाश कभी भी बरामद नहीं हुई। कुछ महीने बीत गए और जब मनोज घर नहीं लौटा तो उसके परिवार वालों ने यही समझा कि शायद वह कहीं काम के सिलसिले में चला गया होगा। क्योंकि कोई शव नहीं मिला, इसलिए किसी को उसके साथ हुए असली सच का अंदाजा भी नहीं हुआ। मनोज का दोस्त होने की वजह से राजेश कुमार का घर आना जाना पहले से ही था और परिवार वालों भी उसे जानते थे। इसी दौरान गीता और राजेश ने शादी करने का फैसला कर लिया। मनोज के गायब होने के कुछ ही समय बाद दोनों ने शादी कर ली और ग्वालियर छोड़कर उत्तर प्रदेश के मौरीपुर इलाके में रहने लगे। वहां उन्होंने एक मकान में रहना शुरू किया और करीब 1.5 साल तक गीता अपने बच्चों और राजेश के साथ वहीं रही। लेकिन कुछ समय बाद हालत फिर से बदलने लगे। साल 2013 के आसपास राजेश को लगने लगा कि गीता अब उसके लिए बोझ बन गई है। जिस औरत के साथ उसने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या की थी, अब वही उसके रास्ते से रुकावट बन रही थी। लालच और डर के चलते उसने एक और खौफनाक फैसला लिया। एक दिन मौका पाकर उसने गीता की भी हत्या कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गीता के साथ उसके बेटे नक्की और भतीजे सूरज को भी चाकू मारकर खत्म कर दिया ताकि कोई गवाह जिंदा ना बचे। इस पूरी वारदात में राजेश के एक भाई और उसके जीजा ने भी उसकी मदद की थी। प्रॉपर्टी के लालच में वे भी इस अपराध में शामिल हो गए थे। इन तीनों हत्याओं के बाद राजेश ने लाशों को अलग अलग जगह ठिकाने लगा दिए। इसके बाद उसने वहां की जमीन जायदाद बेच दी और अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से रहने लगा। कभी वह अपना नाम मोहित मेहरा बताता, कभी राजेश मेहरा तो कभी राजेश। नई जगह पर जाकर वह किराए के मकान में रहने लगा और लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करता। इसी दौरान वह एक ऐसे परिवार के संपर्क में आया जो एक कारोबारी परिवार था। उस परिवार के मुखिया पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर थे। राजेश ने धीरे धीरे उस परिवार का भरोसा जीत लिया और उसकी पत्नी गुड्डी को अपने झांसे में ले लिया। मीठी मीठी बातों और भरोसे का फायदा उठाकर उसने उस परिवार से लाखों रुपए ठग लिया। बताया जाता है कि करीब 36 लाख रुपए अलग अलग बहानों से उससे लिया। बाद में जब परिवार को शक हुआ तो उन्होंने उसके खिलाफ करीब 26 लाख रुपए की धोखेधड़ी की शिकायत दर्ज भी कराई। लेकिन तब तक राजेश फिर फरार हो गया था। वह अलग अलग नाम और पहचान के साथ जगह बदलता रहा और पुलिस को उसकी असली पहचान का पता तक नहीं चला। इसी दौरान 2018 में उसकी मुलाकात अनामिका से हुई। उसने उसे पूरी तरीके से अपने भरोसे में ले लिया, उससे शादी की और उससे एक बेटा भी हुआ। लेकिन समय के साथ उसकी नजर अनामिका और उसके परिवार की संपत्ति पर पड़ने लगी। अनामिका के पिता एक बड़े ट्रांसपोर्टर थे और उनके पास भी काफी पैसा था। संभव है कि राजेश की नजर उसी पर थी और शायद वह आगे चलकर अनामिका को भी रास्ते से हटाने की योजना बना रहा था। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अनामिका को घर की तलाशी के दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज मिल गए जिनसे राजेश के अलग अलग नाम और असली पहचान सामने आने लगी। यही शक उसकी जान बचाने की वजह बन गया। डर के बावजूद अनामिका पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने जो कुछ देखा और समझा था वह सब कुछ पुलिस को बता दिया। एक पत्नी के बयान और कुछ दस्तावेजों के आधार पर पुलिस के हाथ एक ऐसे शख्स तक पहुंची जो सालों तक अलग अलग नाम और पहचान के साथ लोगों को धोखा दे रहा था और कई जिंदगियां खत्म कर चुका था। अगर अनामिका हिम्मत करके पुलिस तक यह बात न पहुंचाती तो शायद यह सिलसिला आगे भी चलता रहता और पता नहीं कितने लोग इसकी जाल में फंस जाते। यह कहानी सिर्फ एक खतरनाक अपराधी की नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की भी है जो अक्सर सामने नहीं आ पाती। कई बार अपराध होते रहते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। न जाने कितने ऐसे मामले हैं जिनका सच कभी सामने नहीं आ पाता। इस मामले में भी अगर एक महिला हिम्मत करके पुलिस तक नहीं पहुंचती
तो शायद राजेश कुमार का यह काला सच कभी उजागर नहीं होता। अगर आपको खूनी किस्सा की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही सच्चे और खौफनाक क्राइम किस्से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आशुतोष, मिलते हैं अगली एक और रहस्यमयी और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ।